बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे जो पिछला लेक्चर बेटे डिस्कस किया था वो था सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फंजाई। रूटीन में देखें तो नेक्स्ट जो लेक्चर बनता है वो फंजाई की क्लासिफिकेशन है। हम इंशाअल्लाह ये लेक्चर क्लासिफिकेशन का जो है वो ये बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में स्टूडेंट्स पहले आपने डिस्कस करना है इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस किसी भी जानदार की वो होती है जो इकोसिस्टम के अंदर वो कोई अपना रोल कोई प्ले कर रहा होता है, कोई अपना कोई किरदार उसका जो इन्वायरमेंट के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं कि ये इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। इकोसिस्टम के अंदर बेशुमार जानदार पाए जाते हैं और हर जानदार की एक अपनी अहमियत है। ऐसे ही फंजाई है। फंजाई की अगर आपको इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पूछी जाती है तो आपने इसमें 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं, फंजाई एज डिकम्पोजर एंड फंजाई एज सिम्बायोट्स। आपको बेटे पता होना चाहिए कि डिकम्पोजर क्या होते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिम्बायोट्स क्या होते हैं। ऐसे जानदार जो किसी एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके सिंपल न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर दें, सिंपल कंपोनेंट में चेंज कर दें, उनको बेटे हम डिकम्पोजर का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन जानदारों के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे ये डिकम्पोज कर लेते हैं। याद रखिएगा, फंजाई और बैक्टीरिया का ये एक पैरेलल करैक्टर है, दोनों का सेम करैक्टर है कि दोनों ही अपने एनवायरनमेंट के अंदर एंजाइम क्रिएट करते हैं और ये एंजाइम इतने एक्टिव होते हैं कि बहुत ही आसानी से किसी भी जानदार प्लांट्स और एनिमल्स के कंटेंट्स को, उनके सेल वॉल को, उनके जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को, प्लांट्स और एनिमल की डेड बॉडीज को ये डिकम्पोज करते हैं तो उसका फायदा इनको तो होता ही है। ये तो उसमें से अपनी रिक्वायर्ड कंपाउंड हासिल करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एनवायरनमेंट के अंदर बेशुमार न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे होते हैं। अगर ये नेचर में ना होते, नेचर ने ये कितने अच्छे, मतलब आप कह सकते हैं कि टूल बनाए हैं, लिविंग टूल बनाए हैं कि डेड बॉडीज जमीन का हिस्सा दोबारा बन जाती है। एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर नेचर के अंदर डिकम्पोजर ना होते तो क्या होता। डेड बॉडीज एनिमल और प्लांट की पड़ी रहती और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलती और इवन ये कि बेशुमार एसेंशियल न्यूट्रिएंट लॉकअप होकर रह जाते, ढेर के ढेर पड़े रहते और वो कभी भी सॉइल के अंदर ऐड ना होते और इसके अलावा न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग ना हो पाती। तो नेचर ने कितने जबरदस्त लिविंग टूल बनाए हैं जिसके जरिए से ऑर्गेनिक मैटर सर्कुलेट करता चला जा रहा है। कभी वो जानदारों के बॉडी में होता है, कभी वो सॉइल में होता है, कभी प्लांट्स में है, कभी एनिमल में है। तो ये रिसाइकलिंग के लिए आप इन डिकम्पोजर को जिक्र कर सकते हैं कि नो डाउट के डिकम्पोजर्स, आप तो पहले पता हो कि डिकम्पोजर क्या है वो लिख देते हैं, फिर आप बताते हैं कि बेटे ये एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं ये, और उन एंजाइम की मदद से ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। और वो कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर दूसरा, आपने डिकम्पोजर के अलावा आपने फंजाई का जिक्र करना है कि ये बहुत ही अच्छे सिम्बायोट्स हैं। आपने एक टर्म पढ़ी हुई है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसा लिंक है, ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो जानदार एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो जानदार जो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उन जानदार को हम कहते हैं सिम्बायोट्स। और इसमें आप फंजाई के रेफरेंस से डिस्कस करते हैं कि ये 2 तरह के हैं, माइक्रोराइजी
और लाइकन्स। माइक्रोहाइजी क्या? You know, it is an association between plants, roots of vascular plants and fungi. और स्टूडेंट्स आप अब इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे क्या है। माइक्रोहाइजी की वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत बेटर होती है। हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि 95% वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके साथ ये एसोसिएशन होती है, और ये प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट की रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है। वो प्लांट्स जिनके साथ इनकी एसोसिएशन होती है, दे शो बेटर ग्रोथ एज कंपेयर टू अदर्स हैविंग नो दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन। तो ये तो है बेटे इनकी इंपॉर्टेंस एज अ माइक्रोहाइजी। लाइकन्स की तो इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है। You know, lichens are the association between algae, photoautotrophs and also fungi. और इसमें आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी शामिल है। लाइकन्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंस है, और ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं। दे फॉर्म सॉइल पार्टिकल्स। और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? किसी एरिया के अंदर कम्युनिटी का स्टार्ट होना। ये ऐसा एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश कर देते हैं वहां पे जिसमें जहां पे ग्रेजुअली प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं, और वहां पे एक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि दे आर पायनियर्स ऑफ कम्युनिटीज। इनकी वजह से कम्युनिटी स्टार्ट होती है। जैसे पीछे हमने पढ़ा क्रोस्टोज लाइकन्स है, फोलियोज लाइकन्स है, फ्रूटिकोज लाइकन्स है, बेशुमार डिफरेंट लाइकन्स हैं जो इस काम में इन्वॉल्व है। एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं वीदरिंग। वीदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये लाइकन्स चट्टान किसी के ऊपर ग्रो करके चट्टान को तोड़ देते हैं और उससे सॉइल के पार्टिकल बनाते हैं। इस प्रोसेस को वीदरिंग का नाम देते हैं। इसी तरह से लाइकन्स दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जहां कहीं पोल्यूशन होती है वहां पे ग्रो ही नहीं करते। दे आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के, उसके बहुत अच्छे ये इंडिकेटर्स हैं। फिर इसके साथ साथ आप एक और इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, बायो रेमेडिएशन। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि बायो रेमेडिएशन में हम क्या करते हैं, हम जानदारों का इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट में से पोल्यूटेंट को निकालते हैं या तोड़ते हैं। एक ऐसी टेक्निक, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को डिग्रेड करते हैं या उनको रिमूव करते हैं, इसको बायो रेमेडिएशन कहते हैं। और इसमें एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई ये शामिल है, स्पेशली लाइकन्स शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फंजाई की बहुत ज्यादा है। बेसिकली बुनियादी तौर पर इसको 2 कैटेगरी में आप फाल कराएंगे। एक में आप डिस्कस कर रहे हैं डिकम्पोजर, दूसरी तरफ आप लाइकन्स का जिक्र कर रहे हैं। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स के मुताबिक आप लिखें, आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। जहां से बेटे समझ ना आए तो उसको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लिया करें, आपको इंशाअल्लाह हर बात क्लियर हो जाएगी। तो ये देखते हैं एक नया टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अ कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो इसमें कमर्शियल इंपॉर्टेंस के अंदर जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना कमर्शियल इंपॉर्टेंस में, उसमें आपने दोनों पॉइंट लिखने हैं, उसकी वजह से नुकसान कितने हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें फायदे कितने पहुंच रहे हैं। तो दोनों ही पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। मसलन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिकल गेन्स। हम फंजाई से कौन कौन से फायदे हासिल कर रहे हैं। जैसे फंजाई दे आर एडिबल, पहला पॉइंट आप डिस्कस कर लेते हैं कि फंजाई को एज अ फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फंजाई इज द सोर्स ऑफ फूड। फंजाई को हम फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिबल फंजाई। जैसे इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मशरूम्स। अब मशरूम किसी एक जानवर का नाम नहीं है, ये एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि अप टू 200 स्पीशीज है मशरूम की जो कि खाई जाती है। अब उसमें उसने किसका जिक्र किया है, जैसे उसने बात की है ट्रफल्स की, मॉरल्स की, एग्रिकस की। जैसे मॉरल्स में उसमें लिखा हुआ है मोरशैला एस्कुलेंटा। इस तरह से उसने कुछ लिखा है कि अंडरग्राउंड स्पीशीज हैं जो एज अ
ट्यूबर की तरह मतलब होती हैं, ट्यूबर स्पीशीज उसने लिखा, जैसे एस्कोमैसिड्स का जिक्र किया। तो ये वो हैं जिनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो फूड ह्यूमन के लिए है, बाकी एनिमल के लिए भी फूड के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट जो बुक में डायग्राम बनी है उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको अदर एनिमल लेते हैं अदर देन द ह्यूमन, सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल। जैसे एग्जांपल दी उसने रेनडियर्स की। ये एक डियर है जो कि अरेक्टिक, सब अरेक्टिक और बोरियर रीजन में पाई जाती है, यानी कि उन रीजन में जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है, ग्लेशियर्स में, वहां रीजन में पाई जाती है। या आप कह सकते हैं उससे पहले भी टाइगर रीजन में पाई जाती है, जहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। उन रीजन में जहां कहीं के सॉइल है वहां पे ये ग्रो कर जाते हैं। और ये मॉस प्लांट नहीं है, रेंडियर मॉस ये एक लाइकन है जिसकी रिजेम्बलेंस मॉस प्लांट की जैसी है, लेकिन ये मॉस प्लांट नहीं है। मॉसेस तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, और ये इज अ सोर्स फॉर रेंडियर एज अ फूड। ये रेंडियर के लिए, ये जो रेंडियर मॉस है ये लाइकन है और इसको एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जहाँ पे ये डायग्राम है उसके बिल्कुल ऊपर देखें, उसने कहा है बी वेयर अबाउट द पॉइजनस मशरूम्स। ये भी हैं, सिर्फ इसको खाए नहीं जाना, यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं जिससे की वजह से डेथ हो सकती है। दुनिया से फारक मशरूम खाएं हो गए, तो वो कौन सी हैं? जैसे पॉइजनस मशरूम्स, रेमिनिटा, आई थिंक सो इसका नाम एमिनिटा लिखा है। अच्छा, ये जो बेटे फंगस है इट इज हाईली पॉइजनस, इसको कहते हैं डेथ एंजल, डेथ कैप, एमिनिटा। तो इसको ये इसके इसमें से कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनके गिल्स ग्लो करते हैं, जिनका जो ऊपर पाइलियस है, जो उसकी कैप है वो ग्लो करती है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जहाँ डायग्राम में उसके नीचे लिखा उसने कि जैसे जैकोलैट्रन, इसके जो गिल्स हैं वो ग्लो करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि गिल्स क्या होते हैं। मसलन फर्ज करें इस तरह से एक आप मशरूम बनाते हैं, ये उसका स्टॉक है, इसकी इस तरह से राइजाइड्स हैं, ये इसकी इस तरह से कैप है, और ये बेटे इस तरह से इसके फर्ज करें ये पाइलियस है, और इस तरह से ये इसके गिल्स होते हैं। ये एक्चुअली इस तरह से ये ग्लो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी? तो इनके गिल्स ग्लो करते हैं, तो इसमें जो पॉइजनस मशरूम है वो एमेनिटा है। ठीक हो गया? तो ये बेटे आपने इसको ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करना है कि कुछ पॉइजनस मशरूम भी एग्जिस्ट करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, और इसमें हम लिखते हैं अगेन इन फॉर्मेशन ऑफ फूड, फूड फॉर्मेशन में किस तरह से हेल्प करती है। इसमें बेटे आपने 3 तरह की फंजाई का जिक्र करना है। मसलन पहले आप यहां मेंशन कर देते हैं यीस्ट के बारे में। ये मैं लादा से भी एक क्वेश्चन दूंगा इंशाल्लाह, जिसमें मैं जस्ट यीस्ट के बारे में जिक्र करूंगा, यीस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। यीस्ट की इंपॉर्टेंस लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे इसमें पेनिसिलियम की, और तीसरा आपने जो इसमें जिक्र करना है दैट इज एस्परीजिलस। आई थिंक सो ये एस्परीजिलस ही है। तीसरी इसमें जो जिक्र किया गया है उसने, हाँ, एस्परीजिलस। ठीक हो गया जी? ये 3 तरह की आपने इसमें इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में या इसमें इन फॉर्मेशन ऑफ फूड में इस्तेमाल करना है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यीस्ट को। अब यीस्ट 3 तरह की आपकी बुक में डिस्कस की गई है, मैं उनके नाम ले लेता हूं लेकिन बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कैंडिडा एल्बिकेन,
एनिमल डिजीजेस के अंदर दूसरी लाइन में जिक्र किया गया है। लास्ट पेज के अंदर लिखा है उसने रोडोट्रूला, फिर उसने जिक्र किया है रोडोट्रूला के बाद उसने एक जिक्र किया यीस्ट का, पिंक ब्रेड मोल्ड इसी लेक्चर के इसी अपना टॉपिक के लास्ट पे है। तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में आप लिखते हैं यीस्ट के बारे में कि यीस्ट इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड लिक्वोर, जैसे सैक्रोमैसेस सेरेब्रेसियाई सैक्राइड्स के ऊपर ये अटैक करती है और उससे अल्कोहल वगैरह बनाने में हेल्प करती है, ब्रेड बनाने में हेल्प करती है। पेनिसिलियम इट इज यूज्ड फॉर गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स, अरोमा, एंड अरोमा कहते हैं खुशबू को, ऑर्डर वगैरह, टू चीज। ऐसे ही एस्परेजिलस है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोया सॉस, सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन। सोयाबीन ये कि जो सीड्स हैं उससे ये सोया पेस्ट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। और एस्परेजिलस की कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं स्टूडेंट्स जिनसे हम सिट्रिक एसिड हासिल करते हैं, सिट्रिक एसिड। और कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जिनको हम इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइस। तो स्टूडेंट्स दो पॉइंट आपके डिस्कस करने वाले इस पॉइंट के रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें एक है इसके ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स और दूसरा है यीस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च लैब में। वो पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।